नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं हम कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न था, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? तो ये आपका विदेश में फंसे भारतीयों से संबंधित है। जो भी विदेश में फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन चलाया है जिसको वंदे भारत मिशन बोलते हैं। डीबी शेखटकर समिति किससे संबंधित है? इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये आपका जो है सैन्य क्षमता को मजबूत एवं व्यय को तार्किक करना, ताकि हमारी जो फौजें हैं उनके पास जो भी आर्थिक संसाधन है उसका बेहतरीन उपयोग हो सके, इसके लिए डीबी शेखटकर कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न 6+2+1 प्रारूप किससे संबंधित है? तो ये आपका अफगानिस्तान शांति समझौते से संबंधित है, जिसमें 6 कौन से हैं? 6 देश आपके जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं वो 6 देश शामिल हैं, 2 अमेरिका और रूस, 1 स्वयं अफगानिस्तान। तो ये प्रारूप अफगानिस्तान शांति समझौते पर बात कर रहा है। टाइगर गणना 2018 के अनुसार सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है टाइगरों की? तो ये मध्य प्रदेश में हमने डिस्कस किया था। तो अब चलते हैं हम आज के समाचार पत्र की तरफ। आज का समाचार पत्र में सबसे पहली खबर, 103 डेथ्स, 3390 न्यू केसेस इन अ डे, रिकवरी रेट हिट्स 29.36%। तो 103 नई डेथ्स हुई हैं कल, और उसके बाद लगभग 3300 केस आए हैं कल, और रिकवरी रेट हमारी 29% के करीब बढ़ गई। तो रिकवरी रेट बढ़ी है और हम यही कामना करेंगे कि रिकवरी रेट अच्छी होती रहे, केसेस की संख्या कम आए और जल्दी से जल्दी वैक्सीन बन जाए, ताकि हमको इस समस्या से जो है छुटकारा मिले। अगली एक न्यूज़ है, 16 MP माइग्रेंट्स रन ओवर बाई ए ट्रेन नियर औरंगाबाद। तो औरंगाबाद में अब जैसे कि सभी पर जो है इस घटना से परिचित ही होंगे, तो एक जो ट्रेन थी उसने वो जो 16 माइग्रेंट्स थे जो वापस लौट रहे थे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में, तो वो ट्रेन की पटरी पर सो रहे थे। तो ट्रेन आई और उनको जो है उनके ऊपर से गुजर गई, तो उन लोगों की डेथ हो गई। ये बड़ी दुखद खबर है इस दौरान। ग्रीन ट्राइब्यूनल डायरेक्ट्स एलजी पॉलीमर्स टू डिपॉजिट 50 करोड़। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, उसने एलजी पॉलीमर्स को 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्या है हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर से रिवाइज कर लें। नेशनल एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसका गठन हुआ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका गठन हुआ है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? आपके ए गोयल हैं, जस्टिस ए गोयल, आदर्श कुमार गोयल। और ये कार्य क्या करती है? पर्यावरण संबंधी जो भी मामले होते हैं उनकी सुनवाई करती है। तो अभी जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, विजाग गैस लीक जो है ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें जो वाइजैग में जो एलजी पॉलीमर्स कंपनी थी उसको 50 करोड़ रुपए इसने डिपॉजिट करने का जो है वो किया है, बात की है। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट आस्क स्टेट्स टू कंसीडर ऑनलाइन सेल ऑफ लिक्कर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले भी कि अब शराब को जो है शराब की बिक्री स्टार्ट हो गई है, तो इससे भी भीड़ जो है काफ़ी लग रही है, तो संक्रमण की संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राज्यों को कि भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये ऑनलाइन डिलीवरीज की हो सकती है या कूपन व्यवस्था, कुछ भी ऐसा करिए ताकि ये संक्रमण का कारण न बने, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है। डिलीवर बाबरी केस वर्डिक्ट बाई अगस्त 31 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो बाबरी केस संबंधित जो भी मामले हैं उनको निर्णय जल्दी से आप दीजिए। किसको बोला है? सीबीआई को। तो सीबीआई के वर्तमान में कुछ जो है वरिष्ठ भाजपा नेताओं के खिलाफ जो है बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश के मामले पे जांच कर रही है, क्या इसमें ये सत्यता है क्या नहीं है। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, और आपको उमा भारती जी, ऐसे कुछ लोग हैं इनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई जो भी मामला है आप जल्दी से निर्णय उसका दीजिए। अगली न्यूज़ है, यूएस स्पेशल इन्वॉय अर्जेज इंडिया टू टॉक टू तालिबान। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं, हमने आए दिन डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान शांति समझौते के बाद, तो यूएस के जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने इस शांति समझौते के लिए अपने एक विशेष व्यक्ति को नियुक्त किया है, ज़ाल्मई खलीलजाद, उनका नाम है ज़ाल्मई खलीलजाद। तो ये इंडिया आए थे कल, तो उन्होंने बात की, बोला कि भाई ऐसा है कि आप तालिबान से बात करिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, अफगानिस्तान शांति समझौते में काफ़ी सहायक होगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कल को कोई पीस डील हो जाती है अफगानिस्तान के साथ, शांति समझौता हो जाता है और जिसमें तालिबान भी शामिल रहेगा, तो अगर तालिबान शक्ति साझा करता है वहाँ अफगानिस्तान में, तो आप उसके पड़ोसी देश हैं, तो आपको भी शांति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। तो ये अपील कर रहे हैं कि आप भी तालिबान से बात करिए। और हम तालिबान से बात नहीं करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हम केवल लोकतंत्रात्मक रूप से जो भी सरकार बनी उसी से बात करेंगे, और तालिबान टेररिज्म को भी बढ़ावा देती है, इसलिए हम तालिबान से बात नहीं करेंगे। अभी तक हमारा ये स्टैंड रहा है। तो इन्होंने बोला है कि आप तालिबान से बात करिए, शांति समझौते के लिए काफ़ी उचित रहेगा। अगली न्यूज़ हमारी, नेवी शिप्स विथ 698 इवैक्यूज लीव माले। तो हमने डिस्कस किया था कि मालदीव से जो है मालदीव से जहाज नेवी जो है
कुछ लोग जो भी आप फंसे उनको वापस लाएगी। कल हमने न्यूज डिस्कस किया था, तो वही चीज़ें आज हैं फिर ये चीज़ कि उनको वापस लाया जा रहा है। अगली न्यूज है जीसीसी नेशंस फेसिंग अ टफ फाइट इन कर्बिंग वायरस स्प्रेड। तो जो भी जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, खाड़ी सहयोग परिषद। तो खाड़ी सहयोग परिषद देश जो हैं ये एक संगठन है 6 देशों का। इसमें 6 देश कौन से हैं? जो खाड़ी क्षेत्र में हैं। इसमें जैसे सऊदी अरब आपका आ जाता है, ओमान आ जाता है, यूएई आ जाता है, ईरान नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ईरान नहीं है। इसमें मुख्यतः आपके सुन्नी देश हैं और ईरान शिया देश है। ईरान के काउंटर को ईरान का जो प्रभाव है उसको काउंटर करने के लिए इन देशों ने एकजुटता बनाई थी। 1981 में अस्तित्व में आया था जीसीसी, और ईरान इसमें नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज है आरोग्य सेतु ऐप, हाई कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिस्पांस। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे विपक्ष ने और कई लोगों ने प्राइवेसी का वायलेशन का कि भाई आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपने प्राइवेट डाटा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों का, इससे प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है, सर्विलांस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई आरोप आए हैं आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई सेंटर से आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोविड के सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए कि जैसे आपको अलर्ट देगी कि आपके आसपास कोई कोविड का पेशेंट तो नहीं है, कितने लोग इल फील कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन बनी है ये। अब बनाया किसने है इसको? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है इसको। ये चीज़ जानेंगे। और राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 21 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और के.एस. पुत्तास्वामी जजमेंट आया था, एक केस है के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके तहत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अब हम चलेंगे अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी होगी 8 पॉलिटिकल पार्टीज पैन डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉज। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश ने लेबर लॉज को डाइल्यूट किया है। कहे मतलब जैसे 8 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स होता है उसको बढ़ा के 12 घंटे कर दिया है कि यदि लेबर चाहें तो वो कर सकते हैं और ओवर टाइम का पेमेंट उनको मिलेगा। तो कई पार्टियों ने इसका विरोध जताया है कि ये लेबर लॉज भाई श्रमिकों के खिलाफ ये कानून है, आपको रिलैक्स मत करिए, खुद ही मुश्किल वक्त में है, आप उनको 8 घंटे से 12 घंटे कर रहे हैं ड्यूटी टाइम। अगली न्यूज एनसीटी साइट्स आर्काइक लॉ इन गैस लीक केस। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, हमने बात किया था राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, वो पुराने अधिनियम, आर्काइक मतलब जो काफ़ी समय पहले की बात हो, तो पुराने नियम यानी ब्रिटिश इरा जो है नियम को फॉलो कर रही है। और गैस लीक कांड में जो है जो वाइजैक गैस लीक कांड हुआ था उसमें उसके निर्णय के रूप में। तो इसमें 2 बात कही गई है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो 2 लाइबिलिटी की बात की गई। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब कि आपको स्ट्रिक्टली रूप से अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा और जो भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब है कि आप जिम्मेदार हों या ना हों, अगर आपके अधिकार क्षेत्र में कोई घटना हुई है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। तो जो एनजीटी ने 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने को कहा है, तो वो जो है इन्होंने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के फार्मूले को अपनाते हुए निर्णय सुनाया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमारा पुराना लॉ है, काफ़ी समय पहले ये प्रचलन में था। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी घटना के लिए जिम्मेदार हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए अपनी उसको जो भी उसका भरपाई हो करिए। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या है कि जैसे आप घटना के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है वो बात अलग है, या प्रभु की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, या कोई प्राकृतिक घटना से दुर्घटना हुई है, आप भले ही जिम्मेदार ना हो, लेकिन अगर आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो घटना तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। तो जैसे कि आप हम केस लेते हैं वाइजैक गैस लीक का। तो वाइजैक गैस लीक में क्या है कि जैसे आप 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो आपका वहाँ के प्रशासन की कोई गलती से गैस लीक हो, दूसरा कोई एक्सीडेंट हो, या फिर मान लीजिए कोई प्राकृतिक घटना से या दूसरी कारण से किसी गैस लीक हो जाए, या फिर कोई और दूसरी घटना हो जाए। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या कहता है कि जब आपकी गलती रहेगी तभी आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या कहता है, अगर आपके अधिकार क्षेत्र में यानी फैक्ट्री के अंदर चाहे आपकी गलती हो या ना हो, अगर आपके लोगों को आपकी वजह से किसी लोगों को जो है प्रभाव होता है, नुकसान होता है, तो आप उसके लिए लायबल होंगे। तो जो एनजीटी है, एनजीटी ने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के फार्मूले को अपनाते हुए केस का सुनवाई की है कि भाई देखो आप 50 करोड़ रुपए इसको डिपॉजिट करो। ये 2 केसेस देखिए हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, लेकिन मेंस में या आंसर राइटिंग में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था आंसर राइटिंग के परिप्रेक्ष्य।
अगली न्यूज़ है वाधवांस कस्टडी एक्सटेंडेड टिल May 10। तो वाधवान ब्रदर्स जो हैं, वाधवान फैमिली के लोग हैं, उनको 10 मई तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई। ये कौन लोग हैं हम जानते हैं, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL, ये कंपनी है जो बैंकरप्ट होने की कगार पर है। तो उसने जो है उसके मतलब इसमें फ्रॉड का भी कुछ मामला देखा गया है, तो उनके कस्टडी में बढ़ा दिया गया था। आपको जान DHFL, इसी की वजह से जान लीजिए कि इस बैंक में जो समस्या आई है DHFL को ही लोन दिया था इस बैंक ने, ये चीज़। अगली न्यूज़ है वंदे भारत मिशन टू कवर मोर यूरोपियन नेशंस। वंदे भारत मिशन क्या था, हमने डिस्कस ये किया था कल कि जो भी विदेश में फंसे यात्री हैं, हमारे भारतीय प्रवासी हैं, उनको वापस लाने का जो मिशन है उसको वंदे भारत मिशन कहते हैं। तो इसमें ये बात कही गई और यूरोपीय देशों से भी भारतवासियों को लाया जाएगा। अगली न्यूज़ है आपकी फेज़ 2 ट्रायल विथ 3 ड्रग्स ऑफर होप। तो जो कोरोना वायरस है इसके लिए जो मेडिसिन बन रही हैं उसमें एक जो वैक्सीन, एक मेडिसिन है हांगकांग के हॉस्पिटल में, वो फेज़ 2 ट्रायल पे चल रही है। तो ये काफ़ी उम्मीद की बात है कि अगर बन जाए तो हमको राहत मिलेगी। तो ये चीज़ जानने की आपको आवश्यकता थी। अगली न्यूज़ देखिए, इंडिया शुड टॉक टू तालिबान डिस्कस टेरर कंसर्न डायरेक्टली। तो जो ज़ल्मई खलीलजाद हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वही उनका इंटरव्यू छपा है इसमें। तो इसमें जैसे कुछ प्रश्न है, जैसे पूछा गया ये कि भाई आप तो कहते हैं कि इंडिया को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन आपने जो 6+2+1 डायलॉग जो आप चला रहे हैं, जो भी कोई भी अभी तक वार्ता हुई इसमें भारत को शामिल ही नहीं किया है। तो बोल रहे हैं यही बड़ी जो है विस्मय की बात है, भारत को सक्रिय रोल प्ले करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। और उसके बाद और भी बोल रहे हैं कि तालिबान से बात करनी चाहिए। फिर जो है इनसे प्रश्न पूछा गया कि जो है तालिबान तो ठीक है, लेकिन जो भारत को आतंकी समस्याएं हैं, आतंकी संभावनाएं हैं, तालिबान आकर आतंकवादी घटनाओं को वहाँ अंजाम देता है, आतंकवादी समूह को पनाह देता है, तो बोले हो कि हमने जो वहाँ पे पीस साइन की, पीस डील, उसमें बात की गई है कि तालिबान किसी भी आतंकी संगठन को पनाह नहीं देगा किसी दूसरे धरती पर प्रयोग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें इनके इंटरव्यू में लिखी हैं। अगली न्यूज़ है पेंडिंग CBSE एग्जाम्स टू बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 1 to 15। तो CBSE एग्जाम जो भी बचे हुए हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे, ऐसा इनका कहना है। देखिए आगे क्या होता है। मणिपुर स्पीकर्स रिजर्व डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 7 लेजिस्लेटर्स। तो मणिपुर में जो कांग्रेस के 7 MLA थे वो जाके अब जो है आपके BJP में वो चले गए, जो रूलिंग पार्टी है उनके उसमें चले गए। तो अब मामला क्या उठता है यहाँ पे, डिस्क्वालिफिकेशन का, एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये आपका दल बदल कानून अधिनियम, यानी कोई MLA है इलेक्शन के बाद अगर दल बदल लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जो है अगर उन शर्तों के खिलाफ उजागर करता है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो हम दल बदल कानून के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो पहले क्या होता था कि जैसे कोई MLA है वो किसी पार्टी से जीता है, बाद में भाई उस पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो सत्ता के लालच में सत्ता पार्टी में जाके शामिल हो जाता था। तो ये तो बड़ी मतलब एक चाहिए भ्रष्ट आचरण का परिचय था, और ये समझ लीजिए स्वच्छ राजनीति के लिए बड़ी समस्या की बात थी कि ये तो भ्रष्ट आचरण है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीतता है उसी पार्टी से सदस्यता MLA या MP के सदस्य के रूप में रहेगा। यदि वो अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और बात की गई थी कि जैसे कोई व्यक्ति है अगर अपने पार्टी के व्हिप को, जो मतलब पार्टी का जो खिलाफ वोटिंग करता है जाके, तो भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। या बिना सूचित किए किसी दिन महत्वपूर्ण दिवस जिस दिन व्हिप जारी किए गए अनुपस्थित रहता है तब भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये सब कुछ शर्तें रखी गई थी। इसमें एक संशोधन हुआ था 91वां संविधान संशोधन। उसमें क्या कहा गया था कि अगर पार्टी के 2/3 लोग अगर जो है एक साथ जो है वो करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर समझ लीजिए 30 लोग हैं और 20 लोग लगभग एक साथ पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको दल बदल कानून के अधिनियम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो ये बात थी कुछ इस दल बदल कानून अधिनियम से संबंधित। अगली न्यूज़ है राजनाथ ओपन्स न्यू रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी हैं वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नई रोड का जो है उद्घाटन किए। तो हम कैलाश मानसरोवर के बारे में जानेंगे। कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है, ये तिब्बत में है। तिब्बत में यहाँ ये हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान शिव का रेस्टिंग प्लेस माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू माइथोलॉजी में। यहाँ पर लोग प्रतिवर्ष जाते हैं अपनी जो है मतलब धार्मिक आस्था के साथ। तो यहाँ जाने के लिए देखिए चूँकि हिमालय को पार करना पड़ता है तो ये काफ़ी जियोग्राफिक उससे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव से। तो ये आपका 2 रास्ते हैं कैलाश मानसरोवर जाने का। एक उत्तराखंड के वाया जो जाते हैं वो हम लिपू लेक दर्रे से होके जाते हैं, और सिक्किम के माध्यम से भी एक रास्ता है, उसमें नाथुला दर्रे से जाते हैं।
तो एक कैलाश मानसरोवर के पास 3 महत्वपूर्ण नदियों का भी उद्गम स्थल है उसी के आसपास से, आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी। ये भी चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज आपकी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। इसमें है आपका राइवल कैंप्स क्लैश इन हांगकांग लेजिस्लेचर। तो हांगकांग के जो जो विधानसभा है वहाँ पे जो 2 विपक्षी गुट थे वो आपस में झगड़ा हुआ, ये चीज़ बात की गई। तो हांगकांग बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। हांगकांग क्या है, ये चाइना के अंतर्गत ही आता है। चाइना में 1 नेशन 2 सिस्टम चलता है। 1 नेशन 2 सिस्टम मतलब क्या है कि हांगकांग चाइना के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन वहाँ पे सिस्टम चाइना से अलग होगा। तो 1 नेशन 2 सिस्टम अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो चाइना हांगकांग के रिलेशन संबंधित, ये चीज़ आप जान लीजिए। यूएस पुल्स आउट पैट्रियट मिसाइल बैटरीज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने पैट्रियट मिसाइल की जो डिप्लॉय की थी, जो वहाँ पे सऊदी अरब में जो है लगाई थी, उसको वापस बुला लिया। अब हम समझेंगे क्या मामला था। तो जब से कि हम समझ रहे हैं पिछले साल जो है ईरान ने सऊदी अरब के तेल शोधन कारखाने हैं अबकाइक में, महत्वपूर्ण तेल शोधन कारखाना, तो उस पर अटैक कर दिया था। उसके बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वहाँ पर वहाँ पर लगा दिया था सऊदी अरब में कि अगर कोई मिसाइल अब आती है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यानी ये रक्षा के लिए इसका उद्देश्य क्या है कि कोई मिसाइल अगर उस वहाँ पर लॉन्च की जाएगी तो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक रक्षा प्रणाली है, हवा एयर डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट मिसाइल। तो हम कुछ और विश्व के प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लेंगे। S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल किससे संबंधित है, रूस के द्वारा बनाई गई है। इसको हम भी खरीदने का भी हमने भी जो है डील की है, हमको हमारे पास भी कुछ दिन में आ जाएगी। और आयरन डोम मिसाइल सिस्टम। आयरन डोम मिसाइल सिस्टम किसका है, ये आपका इजराइल का है, ये चीज़ आपको जानना है। और भारत में देखो 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी वर्तमान में है, और हमने S-400 की भी जो है ये भी डील की है। तो 2 मिसाइल सिस्टम भारत में कौन सी है, आकाश एयर डिफेंस या एडवांस्ड एयर डिफेंस भी उसे बोलते हैं, और दूसरा है आपका पृथ्वी एयर डिफेंस, AAD और PAD, 2 एयर डिफेंस। और S-400 की हमने जो है डील कर ली है, ये चीज़ हो गया। अगली जो विस्टा डायल्स अप जियो विथ 11,367 करोड़। तो जैसे कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट की है। तो विस्टा एक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी कंपनी है, तो उसने भी जो है जियो में इन्वेस्टमेंट किया है, चीज बात है। मूडीज वार्न ऑफ डाउनग्रेड। तो मूडी ने जो है रैंकिंग में कमी की जो है चेतावनी दी है। तो मूडी क्या है, मूडी एक रेटिंग एजेंसी क्या होती है। रेटिंग एजेंसी क्या है, हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जैसे कोई कंपनी है तो उस पर कितना विश्वास किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, तो उसकी रेटिंग होती है। तो जो रेटिंग कंपनियां हैं रेटिंग करती है। तो मूडी एक रेटिंग कंपनी है जो कंपनियों को रेटिंग देती है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। म्यूचुअल फंड्स सीज इन्फ्लो इन अप्रैल अक्रॉस कैटेगरी। तो म्यूचुअल फंड्स में अप्रैल के दौरान काफ़ी इन्फ्लो आया है, तो ये चीज़ बात है। म्यूचुअल फंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को, आप माइंड में रिटेक करिए इसको क्या क्या था उसमें। ये आपका था जो है फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रू 7.5% इन फाइनेंस ईयर 20। तो 2020 में फार्मा सेक्टर जो है यानी जो ये दवा उद्योग है ये लगभग 7.5% में इसमें वृद्धि देखी गई है, ये चीज़ था। तो और ये था। और उसके बाद अब सबसे आखिरी न्यूज़ आपकी महत्वपूर्ण न्यूज़ आती है। मास हैचिंग ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स बिगिंस एट ओडिशाज ऋषिकुल्या रुकरी। तो ओलिव रिडले कछुओं की जो मास हैचिंग है, यानी कि हैचिंग क्या है, यहाँ पे जो मतलब जो मादा कछुएं हैं वो अपने नए शिशु को जन्म देती हैं, इसी प्रक्रिया को हैचिंग बोलते हैं। अंडे से या जैसे आता है तो वो अपने अंडे को सेने के लिए आती हैं, वो अपने अंडे ऋषिकुल्या रुकरी क्या है, ये ऋषिकुल्या बीच उड़ीसा में, तो यहीं पे आके वो अपने अंडे देती हैं, उनको सेती हैं और उनमें से भी नए बच्चे जन्म लेते हैं। तो ओलिव रिडले टर्टल के बारे में हम जानेंगे। ओलिव रिडले टर्टल जो है आपका देखिए जैसा कि चित्र में देखेंगे ये कछुओं की एक प्रजाति है, बहुत संख्या में पाई जाती है। तो ये मुख्यतः इसका जो हैचिंग सेंटर है जहाँ पे अंडे सेने आती है, उड़ीसा के गहीरमाथा बीच विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले टर्टल का रुकरी है, समझ रहे हैं नहीं। और दूसरा इसके बाद ऋषिकुल्या भी महत्वपूर्ण है, तो उड़ीसा के तटों पे आते हैं ये मुख्यतः। तो ओलिव रिडले टर्टल का IUCN स्टेटस क्या है, IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो जो भी IUCN क्या करता है, जो भी जीव जंतु हैं इनको एक श्रेणी में रखता है कि इनको कितना खतरा है और इनके बचाव के लिए हमें कितना कदम उठाना चाहिए। तो IUCN की एक लिस्ट बनी होती है, उसमें कई लिस्ट है, जैसे आपका लीस्ट कंसर्न यानी जिनकी सबसे कम चिंता है, दूसरी वल्नरेबल जिनको समस्या है वो मतलब भविष्य में उनको खतरा हो सकता है, तीसरा है इंडेंजर्ड जो मतलब खतरे में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बहुत ही खतरे में है, और एक एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो चुके हैं। तो ओलिव रिडले टर्टल आपका
ये वल्नरेबल में आता है, यानी कि खतरा इसको है, मतलब इस पर काफ़ी, जैसे इसका ट्रेड भी करते हैं लोग, व्यापार भी करते हैं, इसकी जो है वो होती है, स्मगलिंग होती है, तो इसलिए थोड़ा जो है इसको खतरे में रहते हैं। तो इसको IUCN के वल्नरेबल कैटेगरी में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये थी आज की न्यूज़। इससे संबंधित हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उनको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? NGT एक्ट 2010 के तहत, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? सऊदी अरब, UAE, ईरान, कुवैत। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पैट्रियट मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका, S-400 मिसाइल चीन, आयरन डोम मिसाइल इजराइल, पृथ्वी एयर डिफेंस भारत। अगला प्रश्न है, ओलिव रिडले कछुआ IUCN के किस श्रेणी में आता है? लीस्ट कंसर्न यानी जिसकी सबसे कम चिंता है, वल्नरेबल यानी जिसको भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं, इंडेंजर्ड जो वर्तमान में खतरे में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो बहुत ही समस्या में है। तो इनको आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी 9 मई 2020 की डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद।